जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में उकेरने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही धुंधली सी सुबह है सर्दियों की, और हम ना एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जहां चारों ओर बस भाप वाले इंजनों का शोर है और लगातार तेज सीटियां बज रही हैं। बिल्कुल। लेकिन उस पूरी आपाधापी और शोर के बीच भी ना एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी है वहां। हमारी नजर एक युवा जोड़े पर पड़ती है। एक 20-22 साल का सैनिक अपनी मंगेतर का हाथ इतनी जोर से पकड़े हुए है जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा ना तो बस दुनिया में ही खत्म हो जाएगी। और वो लड़की शायद लगातार रो रही है। हाँ, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, और वो लड़का अपनी घबराहट को छिपाते हुए बहुत ही कांपते हुए स्वर में कह रहा है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, बस कुछ हफ्तों या महीनों की ही तो बात है, फिर हम शादी करेंगे, तुम बस थोड़ा इंतजार करना। और वहीं पास में बस 2 कदम की दूरी पर उस लड़के के बूढ़े माता पिता भी खड़े हैं। उसकी एक छोटी बहन है जो सुबक रही है, और उसकी माँ, उस माँ की आंखों में एक ऐसा खौफ है जो शायद शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। एकदम सही कहा आपने। वो अपने जिगर के टुकड़े को मोर्चे पर जाने के लिए आखिरी विदाई दे रही है, और अंदर ही अंदर ये जानती है कि शायद वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। और आपको बताया, ये कोई फिल्मी या काल्पनिक दृश्य नहीं है। ये असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के लाखों रेलवे स्टेशनों और घरों के दरवाजों की एक बहुत ही कड़वी और जीती जागती सच्चाई थी। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मकसद भी यही है। हम आज के जो वर्तमान विवाद हैं या जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है ना, उससे पूरी तरह दूर हटकर सिर्फ और सिर्फ उस दौर की अकल्पनीय मानवीय पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि उस युवा सैनिक का वो वादा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज उन करोड़ों अधूरे वादों में से एक था जो कभी पूरे नहीं हो सके। आज हमारे पास समाजशास्त्री चंद्रशेखर सिंह के कुछ बहुत ही गहरे नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और ये शोध हमें ये बताते हैं कि उस एक ट्रेन के छूटने के बाद उन पीछे रह गए परिवारों पर असल में क्या गुजरी। मतलब हम अक्सर युद्ध को नक्शों या तारीखों में पढ़ते हैं, पर असल युद्ध उन घरों के दरवाजों पर लड़ा जा रहा था जहां हर रोज किसी के लौटने का खामोश इंतजार होता था। हाँ। और यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। देखिए, एक तरफ ये इतना गहरा व्यक्तिगत दर्द है, उस मंगेतर का दर्द, उस माँ का खौफ, वो पूरी मानवीय त्रासदी। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आज इस ऐतिहासिक दर्द से जुड़े एक बहुत बड़े दिन को देखते हैं ना, मेरा मतलब है 9 मई को, जिसे विक्ट्री डे या विजय दिवस कहते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। रूस में ये दिन जर्मन फांसीवाद पर जीत के जश्न के तौर पर देखा जाता है। सड़कों पर मार्च करते हुए हजारों सैनिक, जमीन कंपा देने वाले टैंक और आसमान में फाइटर जेट्स। वही तो, इसे देखकर किसी के भी मन में यही आएगा कि ये देश तो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। सच कहूं तो चंद्रशेखर सिंह के विश्लेषण को पढ़ने से पहले तक मैं भी इतिहास के इस दिन को सिर्फ मिलिट्री पावर के चश्मे से ही देखती थी। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब जब आप टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी मिसाइलें और टैंक देखते हैं तो आपका दिमाग उसे एक खतरे के रूप में ही प्रोसेस करता है। हाँ, इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। पश्चिमी मीडिया भी ठीक इसी चीज पर फोकस करता है कि वहां क्या हो रहा है। टैंक चल रहे हैं या हथियार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वे इसके क्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो इसका क्यों क्या है फिर? देखिए, उन लाखों सोवियत नागरिकों के लिए वो परेड किसी दूसरे देश को डराने का साधन नहीं है। वो एक बहुत ही गहरे शोक का सार्वजनिक प्रकटीकरण है। मतलब एक तरह से शोक मनाने का तरीका है। हाँ, वो उन करोड़ों लोगों के बलिदान की याद का दिन है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिनके शहर मलबे में तब्दील हो गए। ये तो ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए हम किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखने जाएं जो किसी बहुत बड़ी त्रासदी की याद में बना है, और हम वहां जाकर बस ये कहें कि वाह, इसके पत्थर कितने मजबूत हैं। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है ये। हम बस ये बहस करने लगें कि ये पत्थर तो किसी को भी कुचल सकता है, लेकिन उस पत्थर के नीचे जो इतना गहरा दुख और जो आंसुओं का समंदर छिपा है, उसे पूरी तरह अनदेखा कर दें। एकदम सटीक बात कही आपने। मीडिया अक्सर केवल उस पत्थर की कठोरता पर ही बात करता है, लेकिन समाजशास्त्री चंद्रशेखर सिंह हमें उस पत्थर के नीचे दबे समाज की ओर ले जाते हैं। तो अगर ये परेड सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, तो हमें इस दिन सड़क पर मार्च करते सैनिकों को किस नजरिए से देखना चाहिए? उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि सैन्य परेड केवल सेना की ताकत का नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा का भी प्रतिनिधित्व करती है।
सैनिक कोई मशीन या लोहे के पुर्जे नहीं है, वे इंसान है। हाँ, और उनके पीछे घर पर छूट गए माता पिता भी तो उसी पीड़ा के भागीदार हैं। बिल्कुल, वे उसी समाज से आते हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। इसे समझने के लिए हमें उस आघात के पैमाने को समझना होगा। जब कोई देश युद्ध में अपनी आबादी के 2,70,00,000 लोगों को खो देता है, बाप रे, 2.7 करोड़ लोग। हाँ, तो वो सिर्फ एक सैन्य हार या जीत नहीं रह जाती, वो पूरी सभ्यता के मिट जाने का डर होता है। जब आज कोई बूढ़ा व्यक्ति उस परेड को देखता है तो वो टैंकों की मारक क्षमता नहीं देख रहा है। तो वो क्या महसूस कर रहा होता है उस वक्त? वो अपने अवचेतन मन में ये महसूस कर रहा है कि अब हमारे पास खुद को बचाने के लिए कुछ है। वो सेना का मार्च उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह। जी, ये उस पीढ़ी का खुद को ये दिलासा देना है कि जो नर्क उन्होंने देखा था, जहां उनके पास हथियार नहीं थे, जहां दुश्मन उनके घरों तक घुस आया था, वो नर्क उनके बच्चों को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ये नजरिया तो सच में पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब हथियारों का ये प्रदर्शन आक्रामकता से ज्यादा उस गहरी असुरक्षा और खौफ की प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। मुझे ना इस पीड़ा के पैमाने पे थोड़ी और बात करनी है, क्योंकि जब हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तो हमारा दिमाग इतनी बड़ी संख्या को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। हाँ, वो सिर्फ एक आंकड़ा लगने लगता है। वही ना, एक सांख्यिकी बनकर रह जाता है। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हर एक संख्या के पीछे एक खाली कुर्सी थी, एक अधूरा सपना था? लेकिन हमारे स्रोतों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोर गई वो ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा था जिसने अपना कोई प्रियजन न खोया हो। ये सोचना भी रूह कंपा देने वाला है। लगभग 100% परिवारों का प्रभावित होना। हाँ, इसका किसी समाज पर असल में क्या असर होता है जब हर घर ने वो दुख झेला हो? देखिए, जब कोई बीमारी या त्रासदी समाज के एक छोटे हिस्से को प्रभावित करती है तो बाकी समाज उसे सहारा दे सकता है। लेकिन जब हर दरवाजे के पीछे कोई रोने वाला हो, जब हर डाइनिंग टेबल पर एक खाली कुर्सी हो, तो वो दुख सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है फिर? वो उस समाज का डीएनए बन जाता है, उनकी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन आक्रमण के कारण आम नागरिक यानी सिविलियन आबादी का जो हाल हुआ, वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। हाँ, और नोट्स में लेनिनग्राड के घेराबंदी का जो जिक्र है वो तो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। लेनिनग्राड, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है, उसकी घेराबंदी 872 दिन तक चली थी। 872 दिन? मतलब लगभग 2.5 साल तक? हाँ, सोचिए, शहर को जर्मन सेना ने चारों तरफ से घेर कर रखा था। बाहर से खाने का एक दाना भी अंदर नहीं आ सकता था। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था। और वहां ना बिजली थी, ना हीटर, कुछ भी नहीं था। लोगों को दिन भर में सिर्फ 125 ग्राम ब्रेड मिलती थी, वो भी लकड़ी के बुरादे और दूसरी चीजों की मिलावट के साथ। ये सुनकर ही अजीब सी सिहरन होती है। 2.5 साल तक एक पूरा शहर भूख और ठंड से लड़ रहा था। लोग अपने ही घरों में भूखे और ठंड से जम के मर गए। कल्पना कीजिए उन माता पिता की जो अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उन पर क्या बीत रही होगी। सड़कों पर लाशें बची थी क्योंकि उन्हें दफनाने की शारीरिक ताकत तक किसी में नहीं बची थी। ये कोई युद्ध के मोर्चे की कहानी नहीं थी, ये आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की कहानी थी। और जब कोई समाज इतने खौफनाक दौर से गुजरता है तो वो ट्रॉमा पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है ना? बिल्कुल होता है। समाजशास्त्र भी यही मानता है कि इतनी बड़ी सामूहिक पीड़ा लोगों के दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देती है। अब जिस भी दरवाजे पर दस्तक देते, वहां कोई ना कोई ऐसा था जो अपने उस भाई या बेटे को याद कर रहा था, जो कभी लौटकर नहीं आया। ये बात मुझे वापस उसी 9 मई की परेड पर ले जाती है। जब वे सैनिक मार्च कर रहे होते हैं तो वो असल में उन्हीं माताओं, उन्हीं भूखे बच्चों और उन्हीं सैनिकों के पोते और परपोते हैं। हाँ, वे अपने साथ उस पूरे इतिहास का भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या आज की दुनिया, खासकर हमारा मीडिया, इस बात को समझता है? क्योंकि जो नैरेटिव हमें परोसा जाता है उसमें तो इतिहास के इस पूरे मानवीय पहलू को पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया है। और यही आधुनिक मीडिया की सबसे बड़ी विफलता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज को बस आज की जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से ही देखा जा रहा है। जब आप 24 घंटे के न्यूज साइकिल के लिए खबरें बनाते हैं ना, आपको चीजें बहुत ही सरल करके दिखानी होती हैं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। कौन अच्छा है और कौन बुरा, बस यही बताना होता है।
मतलब चीजों को बहुत अधिक सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। हाँ, मीडिया अक्सर ऐतिहासिक पीड़ितों के दर्द को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो दर्द आज की राजनीतिक कहानी में आसानी से फिट नहीं बैठता। ऐतिहासिक जर्मन फांसीवाद के विनाशकारी परिणामों को भुलाना उन लाखों निर्दोष लोगों का अपमान है। बिल्कुल, जिन्होंने उस समय अपनी जान गंवाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत नागरिकों की पीड़ा और आज की किसी भी राजनीतिक स्थिति के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचना बहुत जरूरी है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी यहाँ। जी कहिए। क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी गलती सिर्फ मीडिया की है? क्या हम वर्तमान घटनाओं के चश्मे से इतिहास को देखकर उन निर्दोष लोगों की कहानियों को मिटा नहीं रहे हैं? आपका ये सवाल बहुत ही अहम है और यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज के इस जानकारी की अधिकता वाले युग में हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना होगा। तो हम इसे कैसे अलग करके देखें? इतिहास को कभी भी राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। ये सच है कि सत्ता अक्सर इतिहास का इस्तेमाल अपने वर्तमान हितों को साधने के लिए करती है, लेकिन क्या सत्ता के इस राजनीतिकरण की वजह से हम उस मां के असली आंसुओं को झूठ ठहरा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम उस मंगेतर के दर्द को सिर्फ इसलिए खारिज कर दें क्योंकि आज कोई उस दर्द का फायदा उठा रहा है? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी देश के ऐतिहासिक दर्द का सम्मान करना किसी भी तरह से आधुनिक राजनीति का समर्थन या विरोध करना नहीं है। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी फर्क है। मतलब हमें वर्तमान की राजनीति और जनता के ऐतिहासिक सत्य के बीच एक लकीर खींचनी ही होगी। बिल्कुल खींचनी होगी। हम आज की जियोपॉलिटिक्स से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस असहमति के कारण हमें उन 2.7 करोड़ लोगों के बलिदान को मिटाने का कोई हक नहीं है। एकदम सही। जब पश्चिमी मीडिया इस आयोजन को केवल शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाता है तो वे अनजाने में उस देश की जनता की इंसानियत को छीन रहे होते हैं। ये इंसानियत को छीन लेने वाली बात बहुत ही गहरी है। वे ये भूल जाते हैं कि सोवियत नागरिकों की पीड़ा एक ऐतिहासिक सत्य है। जब हम दूसरों को केवल एक दुश्मन के रूप में देखते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि वहां भी लोग उसी तरह प्यार करते हैं और उसी तरह बिछड़ते हैं। हाँ, और उसी तरह अपने प्रियजनों के इंतजार में दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। चंद्रशेखर सिंह का पूरा विश्लेषण भी शायद इसी बात पर जोर देता है कि अगर हमें दुनिया को समझना है तो हमें न्यूज रूम के शोर से बाहर निकलना होगा। हाँ, और इतिहास की उन खामोश चीखों को सुनना होगा। जब हम किसी के ऐतिहासिक घावों को समझते हैं तभी हम उस समाज को सही ढंग से समझ पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो कहानी मिसाइलों या हथियारों की है ही नहीं। ये कहानी उस स्टेशन पर छूट गए उस आखिरी स्पर्श की है। बिल्कुल, ये कहानी उन वादों की गूंज है जो हवाओं में तो तैरते रहे लेकिन कभी हकीकत नहीं बन सके। उस युवा सैनिक का वो कांपता हुआ वादा कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करना। और उस मंगेतर का वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। उन माता पिता की वो पथराई हुई आंखें जो जीवन भर उस दरवाजे पर टिकी रहीं, इस झूठी उम्मीद में कि शायद किसी दिन दरवाजे पर दस्तक होगी। कि उनका बेटा जो अब केवल एक पुरानी तस्वीर बन चुका है असल में उनके सामने खड़ा होगा। हाँ, आज जब हम इन ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में उतरे तो एक बात बहुत साफ हो गई है। हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बहसें कर लें, अंत में हर युद्ध की असली कीमत आम इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। और वो कीमत हथियारों से नहीं बल्कि खाली कुर्सियों और अधूरे सपनों से तय होती है। एकदम सच कहा आपने। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रही किसी राष्ट्रीय परेड, किसी स्मारक या ऐतिहासिक दिवस की तस्वीरें देखें ना, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या हम केवल मीडिया द्वारा दिखाए गए उस राजनीतिक आवरण को देख रहे हैं, या फिर क्या हम उस पत्थर के नीचे दबे उन अनगिनत मूक रुदनों, उन टूटे हुए वादों और उन परिवारों की खामोशी को सुनने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने उस राष्ट्र की आत्मा को हमेशा के लिए आकार दिया है। सोचिएगा जरूर।